गुड मॉर्निंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? आई थिंक सेशन हैज बीन स्टार्टेड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? पतंग छोड़ कर आए हो? अभी पतंग उड़ाने का समय आ गया है। स्क्रीन बड़ी करूं क्या? अच्छा, 2 मिनट रुकना, करता हूं जी, करता हूं यार। इसने चार्ट ना ऐसा बनाया है, रुको 1 मिनट। चलो, ये सही है ना? दिस इज फाइन। मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूं सो दैट आपको पूरा स्क्रीन दिख जाएगा, क्या है क्या नहीं है। आई होप दिस इज विजिबल प्रॉपरली या नहीं। अभिषेक, बहुत अच्छा चार्ट बनाया आपने, है ना? बहुत ही अच्छा है। तो अभिषेक, यू आर एलिजिबल टू गेट वन शॉपर्स वाउचर ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे। ठीक है? सो पहला गिफ्ट हमने अनाउंस कर दिया है कि Abhishek will get shoppers voucher for this tremendous chart work preparation. Yes, yes, yes. Am I audible? टेस्ट टीम हैंडल कर लेंगे सर। संडे को टेस्ट रखते हैं ना? हाँ, रखा है ना संडे को। सैटरडे को नहीं, आप संडे को कर लेते हैं ताकि यू विल बी थोड़ा सा 2 दिन का मिल जाएगा आपको। ठीक है ना? टेस्ट टीम एफर्ट्स नहीं करेगी, कोई बात नहीं। मेरे को टेस्ट टीम के बंदे का मैं सोच रहा हूं, वो मुझे मैसेज करे तो मैं उससे बात करूं, वो समझा मैं दूंगा उसे। एफर्ट्स तो उनको करने की जरूरत नहीं है, एफर्ट्स मैं कर लूंगा, बट वो कॉल तो करे मुझे एक बार। मैं तो मैं कर लूंगा, टेंशन मत लो। तुम्हारा पेपर वेपर सारा मैं ढंग से उसे समझाऊंगा कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, कैसा बनना चाहिए कैसा नहीं बनना चाहिए। ठीक है? और उसकी आंसर शीट भी मैं ही बना के उसको दूंगा कि भाई देख, इस दिस वे में आंसर शीट रखनी है ना? और संडे को आपका पेपर संडे को ही कर लेते हैं सो दैट यू विल बी रिलैक्स्ड होके कर पाओगे आप। बट अच्छा दिख रहा है, गुड। इसमें थोड़े बहुत अपन और अमेंडमेंट्स धीरे धीरे अपन करेंगे। एक फाइनल चार्ट वैसे बहुत अच्छा बना है, नो डाउट, बहुत बढ़िया बना है। मतलब सबसे बड़ी चीज है कि एक चीज, सारी चीजों को एक जगह लेके आना, इट्स अ गुड एक्टिविटी जो अभिषेक ने करी है। ठीक है? चलो, आज मैं उठा भी 9 बजे था यार, क्योंकि कल रात को दवाई लेके सोया था भयंकर, वो कहते ना, नाक जाम हो रहा था मेरा। नहीं 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 नहीं, रक्षाबंधन के बाद रख लो, रख सकता हूँ, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलो 19 तारीख को रख लेते हैं। रक्षाबंधन है ना, बट तुम बिजी रहोगे। करके फ्री करो ना, इतना अच्छा पढ़ा हुआ है, 2 दिन में फ्री करो। और क्या तैयारी करनी, 20 पन्ने हैं, 20 पन्नों के खट 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 खट। और मेरे जो रिवीजन वीडियोज है वो वहां पर है। कुछ मत करो, 1 1 घंटे के रिवीजन वीडियोज है, मान के चलो 1 2 3 4, 4 में 2 घंटे लगे होंगे, है ना? 3 2 5, और आज का 5 6, आज का घंटा भर मान लो। 6 घंटे में तो पूरा एसएम रिवाइज हो जाएगा, आराम से अच्छे से रिवाइज होगा। टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं पतंग वगैरह कुछ लाया ही नहीं। और सही बात बताऊं तो मेरे को पतंग ही उड़ाना नहीं आता है। मैं राजस्थान में भी पतंग उड़ाता था, पता, वो पूछ लगाते थे पीछे फिर उड़ाता था। अच्छी हवा होती थी तो पूछ से उड़ जाती थी। ऐसे मेरे को पतंग भी नहीं उड़ाना आता है। हाँ, रक्षाबंधन तो पूरा सेलिब्रेट करो, है ना? इवन अपन यहां पर सेलिब्रेट करेंगे सभी, है ना? आप सभी राखियां भेजना, और आप सभी पैसे भेजना, अपना फर्ज अदा करना। सही बात है ना? चलो आ जाओ। सही है ना? तो रक्षाबंधन यहां सेलिब्रेट कर लें फिर। चलो जी, आ जाओ, शुरू करते हैं आपका रिवीजन। अरे मैंने बोला था ना। चलो जी, आ जाओ, शुरू करते हैं अपन। ठीक है? जो लास्ट वाला टेस्ट है, मैंने अभिषेक एक काम करो ना यार, प्लीज एक फोल्डर बना के ना, एक फोल्डर बना के ग्रुप पे उसका वो ड्राइव शेयर कर दो,
क्योंकि आगे आने वाले सारी एक्टिविटी उसी फोल्डर में। यार मेरे को एक बार मैं बनाता हूं कैसे होता है, तुम्हें लास्ट टाइम एक्सेस नहीं मिला था यार, मैंने फोल्डर तुम्हारे लिए बनाया भी था। आज मैं एक बार चेक करता हूं कि एक्सेस क्यों नहीं मिला, एक बार सब चेक करना, ठीक है। और फिर मैं बना के तुम्हारा एक फोल्डर बना देता हूं जिसमें तुम्हारा टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, ठीक है, सब एक ही फोल्डर में आ जाएंगे। तो होगा क्या, फ्यूचर में तुम्हें अपने आप को इवैल्यूएशन करना भी आएगा कि भाई मेरा पहला टेस्ट पेपर देखो ये था, ये गड़बड़ हुई थी, दूसरे में ये गड़बड़ हुई थी। तो आपके सारे टेस्ट पेपर एक जगह होंगे तो मेरे को चेक करवाना भी आसान रहेगा, ठीक है। और मेरे को रैंडम कभी डिस्कशन करना रहेगा ना, तो मेरे लिए भी आसान रहेगा कि पेपर एक जगह पर ही है। तो मैं बनाता हूं यार। हाँ, स्कूल में प्रतिज्ञा लेते नहीं थे तुम, हैं? ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल सॉरी ऑल इंडियंस, आई ऐसे लेते थे ना। गुड ने क्या क्या हुआ, शुरुआत कहां से होती थी? इंडिया इज माई कंट्री, हाँ ऐसा ही कुछ था, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल, ऐसे प्रतिज्ञा लेते थे अपन। ऑल, हमारे स्कूल में तो डेली होता था, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है ना। बट वहां कुछ कुछ बोलते थे एक्सेप्ट वन, हाँ, जो अभिषेक जैसे कुरापाती लोग होते थे, ठीक है ना। चलो आ जाओ, है ना अभिषेक, चलो जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो जी आ जाओ, शुरुआत करते हैं। अब देखो, अब मुझे बताओ कॉम्पिटिटिव, अब मैं तुम्हारे साथ में से रिकॉल करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिकॉल ऑफ द 5th and 6th चैप्टर। अच्छा, एक केस स्टडीज है, केस स्टडीज में आज नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये मैं क्या करूंगा, या तो आज रात को करवा दूंगा, 6 या 7 केस स्टडीज है, या तो मैं आज शाम को रात को करा दूंगा, आधा घंटे का टाइम लगेगा उन सारी केस स्टडीज में। ताकि क्या होगा, अभिषेक केस स्टडीज का एक अलग से अपन उसका वो बना देंगे, चार्ट के पीछे ही 2 पेपर या 3 पेपर में केस स्टडीज सारी एक जगह आ जाएगी, है ना। सो दिस वी आर गोइंग टू डू। और अब इस चार्ट के अंदर हम कई सारे रिवाइव और धीरे धीरे करते जाएंगे, ठीक है। सो दैट विल बी दी अपडेटेड चार्ट, एक ही बुक होगी, एक ही चार्ट होगा, एक ही सब कुछ होगा, सब कुछ वहीं मिल जाएगा। सो मैं उसी चीज को और धीरे धीरे अपग्रेड कर दूंगा। चलो जी आइए शुरुआत करते हैं। हाँ जी, सो कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग, हाँ जी बताओ क्या पढ़ा था इस चैप्टर में हमने, बताओ। हाँ आज रात को पक्के से ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे सौरभ, आप पहले पतंग उड़ाओ, उस पतंग जब कट जाए आपकी तब बता देना, उसके बाद ही सेशन शुरू करूंगा, ठीक है। चलो जी, तो आज हमारे सौरभ के अकॉर्डिंग चलेगा आज का सेशन। तो आज का दिन सौरभ के नाम, सौरभ के नाम। सौरभ आप बता देना कि 8 बजे के बाद में कब लेना है, ठीक है, जब सौरभ की पतंग कटेगी तब। अभी से पढ़ाई कर लो भाई मेरे। चलो आ जाओ तुम। यस शुरू करते हैं। हाँ जी, अब सिंसियर हो जाओ, तुम से अच्छे बच्चे हो, इतने अच्छे नादान बच्चे हो, मेरे हिंदुस्तान का भविष्य हो तुम, क्या कर रहे हो। चलो जी, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग। अच्छा, दूसरा वाउचर, अब कौन दावेदार है दूसरे वाउचर के लिए? मैंने बोला था जो सबसे अच्छे नोट्स बनाएगा, नोट्स जो मैंने लिखाए थे, मैंने कहा था हैंड रिटन नोट्स मेरे को चाहिए आप सभी के, हैंड रिटन नोट्स। आप मुझे आपकी पूरे अच्छे से आपकी कॉपी का पीडीएफ मुझे भेजना अच्छे से, क्योंकि हर एक चीज प्रेजेंटेबल होती है, राइट, अच्छे से भेजना। और मेरे को भले आप एक चैप्टर ही भेजो, ज्यादा मत भेजो, एक चैप्टर ही भेजो। उस एक चैप्टर नहीं यार, एक चैप्टर से तो मैं एनालाइज कैसे करूंगा, नहीं, मुझे आप जिसने भी बनाए हैं अच्छे से स्कैन करवाना, ठीक है, स्कैन करवा के भेजना, ऐसे फोटो खींच के मत भेजना, अच्छे से स्कैन करवा के मुझे आपका पीडीएफ भेजना। उस पीडीएफ में से एक बेस्ट शॉर्टलिस्ट होगी, और वो सारी पीडीएफ आपके अपने को एक फोल्डर बनेगा, उसमें डाल दूंगा मैं, उसमें से एक बेस्ट पीडीएफ को सेलेक्ट करूंगा और उस बेस्ट को एक वाउचर शॉपर्स का, ठीक है। सो एक मैंने अनाउंस कर दिया है फॉर अभिषेक, एक अनाउंस करूंगा जैसे ही, और उसकी डेडलाइन दे देता हूं, उस डेडलाइन पे जो मेरे को दे देगा उसके लिए, ठीक है। और एक होगा जो मैं दूंगा आपको
ऑन द बेसिस ऑफ योर केस स्टडीज जो मैंने तुम्हें बनवाई थी शशांक के स्टार्टअप वाली, उसके बेसिस पे दूंगा, बट वो थोड़ा सा मेरे को और डिटेल में बताना आपको बाकी रहेगा, ठीक है। सीएफ के बेसिस पे अलग, ठीक है। दिस इज फॉर ओनली फॉर द एसएम एंड सीएफ का एक अलग वाउचर होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, नाउ वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर। आ जाओ जी, आ जाओ, अब पढ़ते हैं बस, अब कुछ नहीं, अब आ जाओ। देखो, अब हमने जो चैप्टर पढ़ा था कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग, इसे हम कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग कम इंप्लीमेंटेशन ज्यादा बोल सकते हैं, है ना। अगर आपको इस एसएम का पूरा इतिहास, अभी तक का इतिहास, 6 चैप्टर का इतिहास अगर आज आपको समझना हो तो आज वो इतिहास क्या है। सबसे पहले हमने देखा था धंधा कैसे करना है, धंधा सही कैसे करना है, पहले चैप्टर ने बता दिया था ये आपको। ठीक है सर, हमें धंधा धंधा समझ आ गया कि धंधा करना है ना। अब क्या करें, धंधा शुरू कर दें तो बताओ कौन से चैप्टर ने रोका था, बताओ कौन से चैप्टर ने कौन से चैप्टर ने रोका था और क्या बोला था, बताओ, बोलो भाई, आ जाओ, आ जाओ, जलेबी खाने आ जाओ। जलेबी क्या, फिर तो फाफड़ा, जलेबी, चाप, कचौरी, समोसा सब मंगा देंगे आपके लिए, ठीक है। अंकिता सही बोल रही है, अभी पढ़ ले चलो आ जाओ, अभिषेक पढ़ लो, अभी बाद में खाएंगे फाफड़ा जलेबी। गुड मॉर्निंग शशांक, गुड मॉर्निंग। बात सेकंड चैप्टर, अरे बताओ ना भाई, धंधा कैसे करना है, धंधा सही कैसे करना है, धंधा शुरू कर दे। नहीं 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 नहीं, एक चैप्टर ने मना किया था, रुक, अभी धंधा शुरू नहीं करने का। बताओ कौन सा चैप्टर था, सेकंड चैप्टर। उसने क्या बोला, एनवायरमेंट एनालिसिस करो भैया, धंधा शुरू करने से पहले एनवायरमेंट एनालिसिस करो। एनवायरमेंट एनालिसिस में क्या था, बताओ क्या था उसके अंदर, अरे बोलो रे, 5वां और 6ठा चैप्टर नहीं रे, अपने को सारा रिकॉल करना रे, काई करते। आ जाओ, एनवायरमेंट स्कैनिंग क्या था उसके अंदर। एनवायरमेंट स्कैनिंग में मैं थोड़ा सा तेज बोलूंगा तो मेरे को थोड़ा सा लोड आएगा, बट ठीक है कोशिश करता हूं धीरे बोलने की। गला जाम हो जाता है ना तो भाई साहब पूरी हालत टाइट हो जाती है। यस ना ना, हाँ, माइक्रो मैक्रो एक्सटर्नल एनालिसिस इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस में आपका माइक्रो एंड मैक्रो आ गया था और इंटरनल में आपका इंटरनल मूवमेंट्स आ गई थी, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड पॉइंट्स आ गए थे। बहुत बढ़िया। तो एक तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा, दूसरा ओ सर मैंने इंटरनल एक्सटर्नल एनालाइज कर लिया, धंधा शुरू कर दूं। अरे नहीं रे, रुक, अभी पोर्टस 5 फ्रेमवर्क तेरे को पता होना चाहिए। वो तेरे को बताएगा कि कॉम्पिटिटिव तेरी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, तेरी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग को बताएगा। आई होप समझ पा रहे हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बताएगा पोर्टस 5 फ्रेमवर्क। वेरी गुड। अगर मैं पूछूं बताओ पोर्टस 5 फ्रेमवर्क क्या है तो बता पाओगे। दिस इज द एग्जाम वालों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है ये, पोर्टस 5 फ्रेमवर्क। बहुत बढ़िया गुंजन, बहुत बढ़िया। थ्रेट ऑफ थ्रेट, देखो एक तो थ्रेट, एंट्री, बायर, सप्लायर, न्यू एंट्री, सब्स्टिट्यूट और राइवलरी। 5। बहुत बढ़िया यार, बिना देखे तुम बहुत ही उम्दा किस्म से बोल रहे हो, एकदम मस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये आपका सेकंड चैप्टर हो गया था, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर था। चलो सर, हमने हमारा एनवायरमेंट स्कैनिंग कर लिया, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी भी बना ली, अब धंधा शुरू करें सर। बिल्कुल शुरू करो, बिल्कुल शुरू करो, लेकिन क्या ध्यान रखना पड़ेगा धंधा शुरू करने से पहले, बताओ क्या ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। तो अभी आपका सेकंड चैप्टर का ओवरव्यू खत्म हो गया है। नाउ अब धंधा शुरू करने के लिए क्या ध्यान रखना पड़ेगा, बोलो भाई, बोलते नहीं हो तुम। आज मुझे कम बुलाओ, तुम ज्यादा बोलो। राइट, सिचुएशन एनालिसिस, बट उस पे आते हैं उससे पहले आप तीसरे चैप्टर की बातें जस्ट बता रहा हूं ओवरव्यू, ताकि हाँ, वैसे सिचुएशन एनालिसिस नो डाउट पहले होता है, सिचुएशन एनालिसिस नो डाउट आपके फॉर्मुलेशन के पहले भी होता है, फॉर्मुलेशन के पहले होता है, बट एक सीक्वेंस में लेके वापस आपको चल रहा हूं। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन ठीक है। तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, उसके पहले हम करते हैं सिचुएशन एनालिसिस। चलो सिचुएशन एनालिसिस के बारे में बात करो फटाफट से।
सिचुएशन एनालिसिस और उसके टूल्स, सिचुएशन एनालिसिस और उसके टूल्स, सिचुएशन एनालिसिस और उसके टूल्स। बताओ सिचुएशन एनालिसिस के बारे में बताओ। चलो सिचुएशन एनालिसिस से ले रहा हूं, कोई बात नहीं। वैसे शशांक एकदम परफेक्ट, राशि आपने परफेक्ट बोला, अभिषेक, मोनिका सबने एकदम परफेक्ट बोला। सिचुएशन एनालिसिस दैट इज द फोर्थ चैप्टर, दैट इज द फोर्थ चैप्टर। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने के पहले अपना सिचुएशन एनालिसिस तो कर लो। तो अभी आ जाओ फोर्थ चैप्टर, सिचुएशन एनालिसिस एंड टूल्स ऑफ द सिचुएशन एनालिसिस। और कुछ अल्टरनेटिव टूल्स भी हमने यहां पर देखे थे, क्या थे फटाफट बताओ। सिचुएशन एनालिसिस में क्या पढ़ा था, बोलो बोलो बोलो। टूल्स 5 पॉइंट थे, भूल भुला गए। नहीं, सिचुएशन एनालिसिस के 5 पॉइंट बोलो भाई मेरे को। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड। डिफाइन नीड, सस्टेनेबिलिटी, कंडक्ट और एलिमेंट्स। यस, पहले डिफाइन करो सिचुएशन एनालिसिस है क्या, उसकी जरूरत क्या है। राइट, बहुत बढ़िया। सस्टेनेबिलिटी, कैसे कैसे होगा सिचुएशन एनालिसिस, मैंने जो वर्ड लिखा है अभिषेक ने एज इट इज लिखा है, बहुत बढ़िया। और फिर किस कब करना चाहिए, और व्हाट आर द एलिमेंट्स व्हिच वी हैव टू बी टेकन केयर ड्यूरिंग द सिचुएशन एनालिसिस। बहुत बढ़िया। तो जब आपका सिचुएशन एनालिसिस, और सिचुएशन एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंकिता, लीना, गुंजन, अभिषेक, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। तुम तो और डिटेल में जा रहे हो, बट मैं इतना डिटेल में नहीं बोल रहा हूं। वेरी गुड, मतलब तुमने तो खुदेर के रख दिया सब चीजों को, है फाड़ के रख दिया। डिफाइन डिफाइन किए फर्दर डिटेल्स, ये फर्दर डिटेल्स। वेरी गुड यार, वेरी गुड, मजा आ गया। चलो जी, अब आते हैं व्हाट आर द टूल्स ऑफ द सिचुएशन एनालिसिस। व्हाट आर द टूल्स ऑफ द सिचुएशन एनालिसिस, बताओ जी, व्हाट आर द टूल्स। वैसे तो तुमने लिख दिए थे मुझे। अरे इतना डिटेल में बता रहे हो, तुम कर क्या रहे हो यार, कमाल कर रहे हो पाजी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो, व्हाट आर द टूल्स, 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 ए बी सी। वैसे तो कोई बात नहीं, कोई सा भी सीक्वेंस ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यस। तो स्वॉट और टॉस, सबसे पहले एडीएल और एनसॉफ ले लो, ठीक है। फिर बीसीजी ले लो, पर्ट सीपीएम ले लो, और स्वॉट ले लो, और जीई मैकेंजी ले लो। दैट्स इट। तो हमने स्वॉट एनालिसिस दे, ये 5 टूल्स हमने देख लिए थे। सॉरी, व्हाट आर द अल्टरनेटिव टूल्स, व्हाट आर द अल्टरनेटिव टूल्स, बताओ मुझे। ये तो स्ट्रेटेजिक एनालिटिकल टूल्स हो गए थे, इसके साथ में अल्टरनेटिव टूल्स भी अपन ने देखे थे। What are the alternative tools? गुल्लक एंड जॉस, अच्छा नाम बताया, गुल्लक एंड जॉस, है ना। गुल्लक एंड जॉस, और दूसरा क्या था, पोर्टर्स जेनरिक। पोर्टर्स जेनरिक में 3 चीजों पे फोकस किया था, ठीक है ना। अच्छा, गुल्लक में क्या था, गुल्लक एंड जॉस में क्या था बताओगे। गुल्लक एंड जॉस में 4 पॉइंट थे छोटे छोटे से, इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ, स्टेबिलिटी, और एक था इंटरनल स्टेबिलिटी। एक पॉइंट क्या था, गुल्लक में था एक तो स्टेबिलिटी। हाँ, स्टेबिलिटी भैया, स्टेबल रहो, जो काम कर रहे हो वही करते रहो। इंटरनल ग्रोथ करो, एक्सटर्नल टाइप करो, और एक हाँ अलग कर लो अपने आप को, रिट्रेंचमेंट अलग कर लो। दैट इज द गुल्लक, यस, दैट इज गुल्लक के अंदर था। गुल्लक के अंदर ये 4 पॉइंट्स थे। फिर हमने देखा था पोर्टर्स जेनरिक, उसमें 3, प्राइस मतलब कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तीसरा क्या था, फोकस, ठीक है ना। तो फोकस, मार्केट सेगमेंटेशन, एग्जैक्टली। चलो बहुत ही बढ़िया। तो चौथा चैप्टर भी खत्म, तुम्हें प्रॉब्लम ही नहीं है अब तो। चलो जी, अब आ जाओ। जब आपने अपना सिचुएशन एनालिसिस कर लिया, तो अब क्या करें बोलो। क्या करे ये कैसे मुश्किल आए, कोई तो बता दे हमको इसका हल भाई, बताओ।
यार आज गला ना साथ नहीं दे रहा है, बट कोई बात नहीं। बोलो भाई, अब क्या करें? तुमने अपना सिचुएशन एनालिसिस कर लिया, उसके टूल तुम्हें पता है, उसके अल्टरनेटिव टूल्स तुम्हें पता है, अब क्या करें? अब क्या करें? ओल्ड माउंट ट्राई करो। सुबह 9 बजे उठा था आज मैं। 9 बजे उठ के मन का फटाफट से तैयार होकर तुम्हारा सेशन प्लान करते हैं। बिजनेस पॉलिसीज, बिजनेस पॉलिसी और फॉर्मुलेशन, बिजनेस पॉलिसीज एंड फॉर्मुलेशंस। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है। बिजनेस पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशंस। ये रहा। ये तो एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है, वो तो कोई हाँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क, बिजनेस पॉलिसी और उसके पहले आपका फ्रेमवर्क होना जरूरी है, भूल गए थे अपन। फ्रेमवर्क 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 के बाद बिजनेस पॉलिसी बनाओ, फिर उसे फॉर्मुलेट करो, अपना स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करो बिजनेस पॉलिसी, और बिजनेस पॉलिसी के बाद स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन होगी, राइट। तो एक सीक्वेंस है ये। सबसे पहले स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क होना चाहिए। फ्रेमवर्क में अपन ने देखा था आपका विजन, मिशन और ऑब्जेक्ट, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्ट और टारगेट। ठीक है, तो इससे आपका क्या, दिस इज द फ्रेमवर्क, दिस इज द फ्रेमवर्क। फिर हमने उसके बेसिस पे देखा था बिजनेस पॉलिसीज। बिजनेस पॉलिसीज में डिफाइंड फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस, कोई खास बात नहीं है। फिर हम आए थे फॉर्मुलेशन पे। फॉर्मुलेशन पे 3 लेवल की स्ट्रेटजी है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल में तो बड़ी बड़ी चीजें होती है, अमल कमीशन, मर्जर, डीमर्जर, ये सारी एक्टिविटीज कहाँ आती है? कॉर्पोरेट में क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है डिसाइड हो गया, कैसे करना है बिजनेस लेवल। और फंक्शनल लेवल सपोर्ट करता है। फंक्शनल लेवल हमने 3rd चैप्टर में पढ़ लिया था, और बिजनेस लेवल 5th चैप्टर में पढ़ लिया है। बिजनेस लेवल 5th चैप्टर में पढ़ लिया है, नहीं 5th में क्या, 4th में कवर कर दिया उसको हमने, ठीक है ना, वही पोर्टर्स जेनरिक वाला, ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस लेवल उसी पे फोकस करता है, बिजनेस लेवल उसी पे फोकस करता है। एक क्विक रिकॉल ले रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है, एक कोई रिकॉल नहीं करा रहा हूं मैं पुराने चैप्टर, एक पिक्चर आपकी बस वापस पूरी एक सेट कर रहा हूं, ताकि आपको लगेगा यार चैप्टर में कुछ, पूरे एसएम में कुछ है ही नहीं, घंटे भर में बैठ के तो पूरा एसएम हाथ में आ गया हमारे। राइट। कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल। फंक्शनल में क्या क्या थे बताओगे मुझे? सॉरी, अरे यार ये क्या हो रही है, खांसी, चाय पीनी पड़ेगी ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया, फाइनेंस यार। बहुत बढ़िया। तो यस, तो ये तुम्हारा तीसरा चैप्टर खत्म, तुम्हारा चौथा चैप्टर खत्म, तुम्हारे 5वें चैप्टर का आधा पार्ट खत्म। अब आ जाओ स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन पे। चलो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन पे आने से पहले बताओ मुझे क्या है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में। बताओ। बहुत बढ़िया, बताओ। तुम सबको पूरा चार चैप्टर की पिक्चर हाथ में आ गई, मतलब 5वां चैप्टर भी हाथ में आने वाला है तुम्हारा, और तुमने कोई किताब हाथ में नहीं उठाई है, कुछ नहीं देखा है, जितना तुम्हारे दिमाग में आ रहा था तुमने वो बोला है। मुझे उम्मीद है, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुमने कोई किताब हाथ में नहीं उठाई है, राइट। समझ लो, अभी तो समय हुआ है अपने को, मैं बताता हूं, रुको समय कितना हुआ है, 25 मिनट मेरे भाई, 25 मिनट। 25 मिनट में शुरू के 10 मिनट तो अपन ने ऐसे अफलातूनी बातें कर रहे थे, मतलब लास्ट के 15 मिनट में सोचो तुमने पूरे 5 चैप्टर को रिकॉल कर लिया। द पावर यू हैव, इमेजिन, भर भर के पावर टैलेंट पड़ा है तुम्हारे पास, करते क्या हो तुम। आ जाओ इंप्लीमेंटेशन पे आ जाओ। इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या पढ़ा था हमने, अब मुझे आराम से बताओ बस, अब रुक जाओ, अब शांत हो जाओ एकदम। आज अपना पर्पस ही यही है, इंप्लीमेंटेशन को मजबूत करना और उसके साथ छठा चैप्टर मजबूत करना। यस, इंप्लीमेंटेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था बताओ जी, लिखो। वेरी गुड।
फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स? सपोर्टिंग फैक्टर्स, ठीक है ना। इंप्लीमेंटेशन में कौन से सपोर्टिंग, गुंजन इंप्लीमेंटेशन में कौन से सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, इश्यूज, और इश्यूज को कैसे मैनेज किया जाए, हाउ टू मैनेज दीज इश्यूज, राइट। और एक स्ट्रेटेजिक लीडर, तो 4 पॉइंट ये थे, ठीक है। ये देखो सपोर्टिंग फैक्टर्स, ये तो हमने कर लिया है। देखो इसे हमने 3 पार्ट में सेग्रीगेट किया था, बिजनेस स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, और तीसरा जो था दैट इज द अदर्स, ठीक है। तो हमारा मेन मुद्दा जो है वो यहाँ पर स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन है। तो इस 5वें चैप्टर को नो डाउट इन्होंने नाम दिया है कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग, बट आप अपने नोट्स में लिख लेना, नाम है इसका कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग बट काम मेजर है इसका इंप्लीमेंटेशन, तो आपका एक फ्लो प्रॉपर रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मैं किताबों से नहीं, अपने एक फ्लो में चलते हैं। किताबें तो ठीक है यार, उनको कुछ भी जो इच्छा वो करे, बट अपना फ्लो अपने को पता है, बस ये फ्लो आपके दिमाग में रहा ना, कोई सा ही केस लॉ दे दो, कुछ भी दे दो, आपको परेशानी नहीं होती। सपोर्टिंग फैक्टर्स आ गए। दूसरा हमने क्या देखा था, व्हाट आर द चैलेंजेस और इश्यूज क्या क्या है, उन इश्यूज को मैनेज कैसे किया जाए, और उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक लीडर की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आते हैं सपोर्टिंग फैक्टर्स, मैंने आपको बताए भी थे सपोर्टिंग फैक्टर्स। सबसे पहले एक्शन, एनवायरमेंट, लोग, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर तुम्हारे एनुअल बिजनेस प्लान्स, ठीक है ना, और एक था मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो दीज आर द सपोर्टिंग फैक्टर्स। इन सपोर्टिंग फैक्टर्स के बेसिस पे ही आपके क्या बन जाते हैं, चैलेंजेस बन जाते हैं। मतलब ये आपको स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन में, धीरे बोलता हूँ, थोड़ा सा तेज हो रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आराम से रिलैक्स, यहाँ रिलैक्स हो जाओ। सबको समझ आ रहा ना यहाँ तक? तो शुरू में तो मेरे को तेज होने का पर्पस क्या था, पूरा आपको एक रिकॉल कराना था इसलिए, बट यहाँ तक समझ आ रहा है। स्ट्रेटेजी सपोर्टिंग फैक्टर्स मतलब स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो सपोर्ट करते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी बराबर से? थोड़ा धीरे भी बोलना पड़ेगा। आवाज आ रही है ना, बस ये बता दो। नहीं तो स्पीड थोड़ी बढ़ा लूंगा मैं। हेलो, आवाज आ रही है? चलो जी। तो सपोर्टिंग फैक्टर्स, सपोर्टिंग फैक्टर्स में क्या हो गया, एक तो आपका एक्शन प्लान। देखो सिंपल है, अगर कोई भी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करोगे तो सबसे पहले आपके एक्शन अच्छे होने चाहिए। स्ट्रेटजी कुछ नहीं उखाड़ सकते स्ट्रेटजी से, एक्शन कैसा है तुम्हारा, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट। फिर एनवायरमेंट कैसा है, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल लिखाया था, वो लिख देना। किसकी पढ़ाई वढ़ाई का एग्जांपल लिखाया था मुझे याद नहीं है, बट मैंने लिखाया था, अगर लिख रखा हो तुमने तो। कोई बात नहीं शशांक, मैं बोल रहा हूँ, आप अच्छे से सुनो, हो जाएगा। देखो वापस समझो, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, एक तो सपोर्टिंग फैक्टर्स क्या क्या है, फिर सपोर्टिंग, जहां सपोर्ट होता है वहां इश्यूज भी आते हैं, है ना, उन इश्यूज को कैसे मीट आउट किया जाए, राइट। तो ये 3 चीजें मेजर थी यहाँ पे। सपोर्टिंग फैक्टर्स जो हमें स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं, व्हाट आर द इश्यू, जो हम स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तब हमें प्रॉब्लम्स आती है, इनको कैसे मिटिगेट किया जाए, ठीक है। तो ये 3 चीजें थी, और इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए। तो 4 पॉइंट है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन में। सपोर्टिंग फैक्टर्स में एक्शन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के टाइम आपका जो एक्शन है वो राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। तीसरा लोग कैसे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। चौथा मॉनिटर एंड कंट्रोल, रेगुलर मॉनिटर कंट्रोल करना, और एनुअल बजट प्लान। दी ज्यादा सपोर्टिंग फैक्टर्स जो आपको एक स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट को आसानी से इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। फिर आता है व्हाट आर द चैलेंजेस। तो मैंने आपको बताया था एक्शन प्लान से कनेक्टेड एक पॉइंट बता दिया था मैंने, 2 पॉइंट बताए थे, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन और प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। ये क्या हो रहा है यार ये, हाँ, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन और प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन, ये तो हो गया था आपका एक्शन से कनेक्टेड। फिर आपको मैंने बताया था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी आ जाएगा। अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो सपोर्ट करेगा, बेकार है तो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, इश्यूज क्रिएट करवाएगा। लोग कैसे हैं, लोग चेंज ऑप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं, रिसोर्सेज को अलोकेशन बराबर नहीं हुआ है, दीज आर द प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो ये लो, ये आ गया आपका। और प्री इंप्लीमेंटेशन, कम्युनिकेशन और फंक्शनल पॉलिसीज, दीज आर दी इश्यूज। अब सर इन इश्यूज को मैनेज कैसे किया जाए, सर लोगों को एजुकेट करो, लोगों को ट्रेन करो, लोगों को इन्वॉल्व करो अपने साथ में, ताकि वो आपके साथ मिलके काम करें। जब आप उनको इन्वॉल्व करोगे उनको अच्छा लगेगा, जब उनको अच्छा लगेगा मोटिवेट होकर काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। ऑब्टेनिंग कमिटमेंट्स, ठीक है, लीडरशिप ट्रेनिंग सारी आ गई है। और एक फोर्सफुली, लास्ट में उन्होंने बताया फोर्सफुली। फिर हमने देखा था स्ट्रेटेजिक लीडर, देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडर में हमने देखा था टाइप ऑफ लीडरशिप, ठीक है ना, लीडरशिप स्किल्स और
एक हमने देखा था थिंकिंग स्किल्स। तो सबसे पहले हमने टाइप ऑफ लीडरशिप में देखा था ट्रांजिशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल और कैरिस्मेटिक, ठीक है ना। यस, बताओ मुझे एक बार, व्हाट इज ट्रांजिशनल। हाँ बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, तुम यार बहुत सही लिख रहे हो यार, कमाल कर रहे हो पाजी यार, ये सब तुम बिना देखे लिख रहे हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया। ट्रांजिशनल मतलब क्या, ट्रांजिशनल के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था कि भैया तुम ऑलरेडी सेटल्ड हो, अब तुम्हें किसी की गरज नहीं है, तो तुम अपनी कंडीशंस पे काम करवाते हो, काम अच्छा करेगा तो रिवॉर्ड दोगे, नहीं करेगा तो रवाना करोगे, पेनल्टीज दे दोगे, पनिशमेंट दोगे, ठीक है ना। एक ट्रेडिशनल थॉट होती है ये, बट ट्रांसफॉर्मेशनल होता है आप अंदर से आग लगाते हो, ठीक है ना, अंदर से, मतलब जुनून, अंदर से जुनून पैदा करते हो आप। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप क्या करते हो, आप अपने आचरण को ऐसा बनाते हो तो कि लोग आपको देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है ना, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशनल। और कैरिस्मेटिक भी ऑलमोस्ट सेम है, मैंने इसमें भी आपको यहाँ पर लिखा दिया था कैरिस्मेटिक के बारे में भी, ठीक है। सो दीज आर दी आपका लीडरशिप, टाइप ऑफ द लीडरशिप। फिर आता है आपका लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स में हमने देखा था एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेट मतलब फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, एंटिसिपेट करना कि क्या होने वाला है, क्योंकि एक लीडर में दूरदर्शी होना बहुत जरूरी है, उसको पहले से पता होना चाहिए कि आज आगे आने वाला विजन क्या है, ठीक है ना। अपन देखो, अगर मान लो जो बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं इंडस्ट्री के अंदर, जैसे एआई, जो एआई लेके आया वो दूरदर्शी था, जो क्रिप्टो करेंसी लेके आया वो दूरदर्शी था कि यार देखो आने वाला फ्यूचर ऐसा होने वाला है, आने वाला एरा ऐसे होने वाला है। ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, टेस्ला ने काम शुरू किया, वो दूरदर्शी था, वो बोलता है मैं तो अंतरिक्ष पे यात्रा कराऊंगा आपकी, देखो आज उसका टारगेट है, आने वाले टाइम में हो सकता है उसके अंतरिक्ष पे यात्रा करवाएगा आपको, ठीक है। तो दैट इज अ विजनरी होना चाहिए, एंटिसिपेट, आगे का पता हो, चैलेंजेस को फेस करने की क्षमता हो, इंटरप्रिटेशन बहुत सही हो, ठीक है। आपका गेम किस पे चलता है, इंटरप्रिटेशन पे, आपने किस चीज को किस तरीके से समझा है, बहुत बड़ा रोल है उसी का, बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। डिसाइड, डिसीजन लेना, अलाइन करना, लर्न, ठीक है। और आता है थिंकिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट स्किल्स, दीज आर दी स्किल्स, ये आप में होनी चाहिए। चलो अब आते हैं अदर्स, ई बिजनेस स्ट्रेटजी, फिनटेक एंड ब्लॉकचेन। इसमें से ना कोई भी एक टॉपिक आ सकता है, कोई भी एक टॉपिक आ सकता है, जो मैंने आपको बताया ना दैट मोर देन सफिशिएंट, इससे ऊपर कोई सोचने की जरूरत नहीं आपको। ये लिख के आ गए, मार्क्स पक्के, कहीं कुछ नहीं सोचना है। मैंने पूरे मॉड्यूल को सिंक कराया है आसान शब्दों में, है पूरा मॉड्यूल लेकिन सिंक हुआ है आसान शब्दों में। बताओ, अब मुझे बताओ, ई बिजनेस स्ट्रेटजी, फिनटेक एंड ब्लॉकचेन। तो सबसे पहले ई बिजनेस स्ट्रेटजी, जब भी आप यहाँ एआई बेस्ड की बात कर रहा है, जब भी आप ई बिजनेस में आ रहे हो तो आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम यू आर इन द ट्रेडिशनल बिजनेस, अब आप क्या आ रहे हो, अब आप ई बिजनेस में आ रहे हो, एआई अलाइन कर रहे हो, तो कैसे करोगे बताओ। व्हाट विल बी द फैक्टर्स विच यू हैव टू डिसाइड, विच यू हैव टू बी टेकन केयर ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस, बताओ। एआई बेस्ड, वेरी गुड। 9 की एरियाज, बहुत बढ़िया, एक सीक्वेंस में लो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अलाइन द गोल्स, वेरी गुड। आइडेंटिफाई द नीड, वेरी गुड। हाँ वो 9 एरियाज, बस ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, 9 एरियाज हैं, बट एक सीक्वेंस में लोगे ना तब समझ में आएगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हाँ, सबसे पहले देखो कि किस तरीके से तुम्हें बिजनेस की नीड कहाँ कहाँ पर है, बहुत लॉजिकल जाओ, बिजनेस की नीड को अलाइन करना, फिर कौन सा प्रायोरिटी सेट करना कि किसको मैं पहले एआई बेस्ड में कन्वर्ट करूं। सारे काम एक साथ नहीं होते, 3 या 4 हाई प्रायोरिटी वाले आइटम्स को पकड़ो, उसमें से पहले उन कामों पे एक्सपेरिमेंट कर लो जो छोटे हैं, फास्ट है, फटाफट हो जाएंगे, पता पड़ जाएगा कि एआई से सक्सेसफुल रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, वो कर लिया। उसके बाद जब आप इंप्लीमेंटेशन के लिए जा रहे हो तो एथिकल इश्यूज, लीगल फैक्टर्स सभी को ध्यान रखो, फिर इंप्लीमेंट करो। लो भैया हो गया कहानी, फिर इंप्लीमेंट करो, कंट्रोल करो, मॉनिटर करो, दैट्स इट। ये देखो अपन को कुछ याद नहीं है बट पिक्चर यहां पर क्लियर है, अब पॉइंट्स फ्रेम करो। ये देखो, अलाइन विद बिजनेस स्ट्रेटेजी, सबसे पहले अलाइन करो, फिर सेट एआई प्रायोरिटीज, कहां कहां पर आपकी हाई प्रायोरिटी पे एआई को आपको लेना है, राइट। फिर आइडेंटिफाई शॉर्ट टर्म एआई विंस, मतलब पहले किन पे इंप्लीमेंट करूं ताकि मेरे को फास्ट रिजल्ट पता पड़ जाए। फिर डेवलप ए डेटा स्ट्रेटजी, अब फिर आपको सभी पे इंप्लीमेंट करना है तो एक डेटा स्ट्रेटजीज बनाओ। फिर एथिकल लीगल इश्यूज, टेक्नोलॉजी नीड क्या है वो चेक करो। इवैल्यूएट स्किल्स एंड कैपेसिटी, अपने लोगों की स्किल्स कैपेसिटी क्या है, क्योंकि काम तो उन्हीं को करना है, राइट। प्लान फॉर इंप्लीमेंटेशन, मैनेज चेंजेस, दैट्स इट। बस एक सीक्वेंस होगा तो डर नहीं होगा,
9 पॉइंट में से 7 पॉइंट तो यूं बिना सोचे लिख के आओगे, क्योंकि सीक्वेंस है सर दिमाग में, रटा नहीं हमने, याद नहीं किया वो चीजों को, ठीक है। और याद करोगे तो फिर मुश्किल है, फिर क्या होगा, इधर का पॉइंट इधर लिख के आ जाओगे, इधर का पॉइंट इधर लिख के आ जाओगे, फिर हो जाएगी बल्ले बल्ले। चलो जी, तो ये आपका एक ई बिजनेस स्ट्रेटजी का भी खत्म हो गया है। नाउ व्हाट इज फिनटेक, ये 4 पॉइंट ध्यान रखो। हाई फिनटेक, व्हाट इज फिनटेक, बोलिए आजकल जो फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, नॉट ओनली मॉनेटरी टर्म के जो ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल रिलेटेड मतलब आपका इंश्योरेंस सेगमेंट आ गया, आपका रेगुलेशंस आ गए, आपके कंप्लायंसेस आ गए, आपकी क्रिप्टो करेंसीज आ गई, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, बैंकिंग ट्रांजेक्शंस आ गए, दीज ऑल आर इन दी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, दैट इज अ फिनटेक। फाइनेंस को टेक में लेके आ जाओ, दैट इज अ फिनटेक। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद टेक्नोलॉजी, दैट इज फिनटेक। तो याद क्या करना है इसको? अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए तो याद थोड़ी करेंगे अपन, याद करके बैठे तो लग जाएगी अपनी। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस विद टेक्नोलॉजी, दैट इज फिनटेक, दैट्स इट। कहां पर है, सारे एरिया चिपका के आ जाओ, ये रे कहां पर यूज आ रहा है, हर एरिया में यूज आ रहा है। क्रिप्टो करेंसी ले लो, ब्लॉकचेन ले लो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ले लो, तीनों एक ही पार्ट है वैसे, ठीक है ना। बैंकिंग ले लो आप, इंश्योरेंस सेगमेंट ले लो, रेगुलेशन सेगमेंट ले लो, कंप्लायंसेस सेगमेंट ले लो, और मतलब कोई भी आप कोई भी एक सेगमेंट, ये एग्जांपल्स आप देके आ सकते हो, ठीक है ना। तो फिनटेक, अब ये जनरली यहां पर यूज किसके आता है, B2B, वो बैंक्स, क्लाइंट्स, बिजनेसेस, ठीक है ना, और कंज्यूमर्स, जिनके लिए यूज आता है। फिनटेक का यूज हमारे लिए भी आता है, बैंक के लिए भी आता है, बिजनेस के लिए भी आता है, बड़े बिजनेस के लिए भी आता है, स्मॉल बिजनेस के लिए भी आता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ट्रेंड्स, आजकल ट्रेंड हो गया है मोबाइल पे बैंकिंग, सब कुछ ये ट्रेंड्स चल रहे हैं, दीज आर द ट्रेंड्स। हाँ, यूपीआई एग्जांपल लेके आ सकते हो, वेरी गुड, यूपीआई, जीरोदा, हाँ, बैंकिंग एप्स जो होती है, आईसीआईसीआई की हो गई, एचडीएफसी हो गई, डीमेट भी आजकल इसी पे आने लगे हैं, ये सब एग्जांपल तुम लिख के आ सकते हो, राइट। और फिर आता है रेगुलेशन एंड फिनटेक्स, ये बोलता है भाई रेगुलेशन इन पे जरूरी है, रेगुलेशन इन पे जरूरी है, क्योंकि आजकल इस पे हैकर बहुत आते हैं, ठीक है ना, हैकर बहुत हैं, वो नुकसान कर देते हैं, तो इसके कुछ रेगुलेशन जरूरी है। आपको पता है बैंकिंग के भी कई सारे रेगुलेशंस हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जाते हो तो आपको सेफ्टी भी मिलती है, अगर आपके साथ कभी कोई गलत होता है तो आपको सपोर्ट भी मिलता है बिकॉज ऑफ दीज रेगुलेशंस। आ जाओ, अब आ जाते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पहले एक सिंपल एग्जांपल मेरे को आपको बताना था, वो बताता हूं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बहुत मजबूत हो जाएगी ब्लॉकचेन को लेकर। वो बहुत बारीक लिखा हुआ है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, बट पहले वो एग्जाम्पल समझ लो, वो एग्जाम्पल दिमाग में होगा, कभी तुम्हें ब्लॉकचेन में इशू नहीं आएगा। ब्लॉकचेन क्या है? एक कनेक्टेड चेन है। कनेक्टेड चेन है मतलब क्या भाई, तुमने एक अपना डाटा डाला, वो तुम्हारा डाटा एक जगह नहीं है, वो सब जगह पहुंच गया, और उस डेटा की बेसिस पे अगर कोई डेटा बनता है तो वो कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है ना, और फिर उसके बेसिस पे जो बनता है वो कनेक्टेड हो जाता है। होता क्या है ब्लॉकचेन में पता है? आपका डेटा बना, उसके बेसिस पे अब आगे किसी ने कोई अपडेट किया तो उसके ब्लॉक के अंदर आपके डेटा का डिटेल भी रहता है, एक हैशटैग होता है, वो हैशटैग से आपकी पूरी डिटेल वहां पर आ जाती है। फिर ये बना, इससे आगे जो इससे कनेक्टेड डेटा बनेगा उसमें ये दोनों ब्लॉक्स की डिटेल पहुंच जाएगी, हैशटैग, ठीक है। मतलब एक चेन बनती जा रही है, चेन बनती जा रही है, ठीक है। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, बट थोड़ा सा टेक्निकल शब्दों में आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर एग्जांपल से समझाऊंगा। एक चेन बनती जा रही है। अब उस एक चेन में क्या हुआ कि अगर तुमने कोई भी चेन में छेड़खानी करने की कोशिश करी तो वो क्या बोलेगा, भैया प्रीवियस हैशटैग में ये है, आगे वाले हैशटैग में ये है, तुम छेड़खानी कर नहीं सकते, खुद की इच्छा से नहीं कर सकते। तुम अगर कोई भी चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें अप्रूवल लगेगी, जब सब अप्रूव कर देंगे तो ही वो हैशटैग में चेंज हो पाएगा, और अगर तुम उनकी अप्रूवल के बिना छेड़खानी करते हो तो तुम्हारे ब्लॉक को साइड कर दिया जाएगा और सभी को इंटीमेट हो जाएगा कि इसमें छेड़खानी करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, यहां कोई एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म नहीं है जो मॉनिटर कर रहा है, कोई एक ही एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी नहीं है, सब कनेक्टेड है, सबको सब पता है, ठीक है ना, सबको सब पता है, जो भी कनेक्टेड है ना वो सबको सब पता है, ये कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है सारा, ठीक है ना। तो ये ब्लॉकचेन बनती, मतलब एक डेटा अगर तुम्हारा कहीं चले भी जाए तो कोई बात नहीं, वो सिक्योर्ड है, सबके पास पड़ा है, तो इसलिए वो डेटा में हैम्परिंग आप कर नहीं सकते, छेड़खानी आप कर नहीं सकते। तो ब्लॉकचेन में अब मैं आपको एक छोटे एग्जांपल के रूट आउट बताता हूं। बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन, क्रिप्टो करेंसी 2009 के अंदर, ये बन तो 2001-2002 में गया था, बट 2009 में से इंप्लीमेंट किया गया थ्रू क्रिप्टो करेंसीज। भाई साहब, जिस आदमी ने क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाए होंगे ना भाई, सीरियसली गलती हो गई, मेरे को उस समय पता था, मेरी प्लानिंग भी थी कि लगा दूं थोड़ा बहुत पैसा,
नहीं लगाया। मैंने कहा यार पता नहीं सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है, कभी कभी ऐसे रिस्क ले लेनी चाहिए। अगर वो उस समय क्रिप्टो करेंसीज में पैसा लगा देता ना तो मेरे पास मतलब करोड़ों में पैसा होता, करोड़ों में। उस समय बिटकॉइन की वैल्यू बहुत नॉमिनल थी, बट आज उसकी वैल्यू देखता हूं तो एक बिटकॉइन है 50-60 लाख रुपए का। उस समय था अराउंड 30-32 हजार का जब मैं प्लान कर रहा था। सोचो आप, 30-32 हजार का था जब मैं प्लान कर रहा था, और आज है भाई साहब। और फिर बीच में वापस एक प्लान बनाया, मैंने कहा लेते हैं, 60 हजार का था उस समय, बट मैंने कहा छोड़ो यार, फर्जी है यार, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आज वो 60 हजार का प्रोडक्ट 60 लाख का प्रोडक्ट होता। 10 बिटकॉइन भी होते हैं हाथ में तो भाई साहब देख लो आप क्या कंडीशन होती है। बट ठीक है, ठीक है। सो यस, तो अब चलो छोड़ दो इस बात को, तो आ जाओ। तो अपन क्या बोलते हैं, डी ज्यादा सबके साथ होता है। सब बोलते हैं यार मैं काश वहां लगा लेता, काश वहां लगा लेता। अरे लगा, काश काश क्या करता, लगा देता तो बात कर, बाकी बात मत करे ना। हाँ एग्जैक्टली, होता वही है। चलो छोड़ो उन बातों को, कोई फायदा नहीं है उन बातों से। तो अपने को तो यहां मैं आपको समझाता हूं। मान लो आप क्या हो, सभी आप ऑल आर स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल आर स्टूडेंट्स, नहीं स्टूडेंट्स नहीं समझाता, यू ऑल आर फ्रेंड्स, ठीक है। अब समझना इसमें क्या हो रहा है। अब आपने मान लो एक दूसरे पैसे का लेन देन करते हो, ठीक है, एक दूसरे को पैसे का लेन देन करते हो, किसी से लिया, किसी को दिया, किसी को दिया, किसी को दिया। तो ये क्या हो रहा है, तुम्हारे हाथ में, सबके हाथ में नोटबुक है। अगर तुमने किसी को पैसा दिया तो ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन ही मेंटेन हो पा रहे हैं। तुम जैसे ही अपना ट्रांजेक्शन डालोगे वो सभी को रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ABCDEFG सभी को तुमने मान लो राम को बी को पैसे दिए 10,000 रुपए, यस ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो बी के इधर भी दिखना शुरू हो जाएगा, और सी को भी दिखेगा, डी को भी दिखेगा, ई को भी दिखेगा, ठीक है, कि भैया ये ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हुआ है। तो ये क्या हो गया, फिर बाद में तुम इस 10,000 को अल्टर करने की कोशिश करते हो 20,000 रुपए में, वो नहीं होगा, क्योंकि वो सब जगह है। और जैसे ही तुम अल्टर करने की कोशिश करोगे सबको इंपैक्ट पता पड़ जाएगा, भैया तू गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि बिना अप्रूवल यू कैन नॉट अल्टर इन दी ब्लॉकचेन। आप अप्रूवल के बिना नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ अभी तक इंडिया ने तो मना किया है यार, इंडिया ने तो अभी मना किया है इवन, कि हमें क्रिप्टो करेंसी पे विश्वास नहीं है। तो ठीक है, तो जो भी है, बट ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो इस चीज को। ब्लॉकचेन क्या होता है, एक चेन बनती जाती है। जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शन करते हो एक चेन बनती जाती है, एक चेन बनती जाती है, चेन बनती जाती है। और वो इतनी बड़ी चेन होती है कि आप कहीं पे भी कुछ भी छेड़खानी करोगे अप्रूवल आपको नहीं मिलेगी, और तो इससे छेड़खानी पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका डेटा सिक्योर्ड रहता है, सिक्योर्ड रहता है। प्रैक्टिकली लाइफ में आप इसे देखोगे सर कहाँ यूज आ रहा है, क्रिप्टो करेंसीज में यूज आ रहा है। दूसरा आजकल बैंकिंग वाले इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। हॉस्पिटल वाले अपने इसे यूज कर रहे हैं। हॉस्पिटल वाले इसलिए यूज कर रहे हैं कि अगर आपका एक बार रिपोर्ट डाल दिया गया उसमें छिड़कानी नहीं हो सकती है, तो पेशेंट को भी श्योरिटी रहेगी भैया मेरे डेटा में छिड़कानी नहीं होगी, तो मेरी जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है दैट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। अगर सलाह किसी हॉस्पिटल के पास होता या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के पास होता तो वो अपने हिसाब से चेंज कर देता। आज मान लो तुम्हारा बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई में है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी तो आईसीआईसीआई है, इफ दे वांट दे कैन, बट वो आरबीआई के रेगुलेशंस वगैरह के अकॉर्डिंग कर तो बिल्कुल भी नहीं सकते वो, बट दे हैव कंट्रोल। सेंट्रलाइज सिस्टम है, यहाँ कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। समझ आ रहा है, दैट इज द बेनिफिट ऑफ द ब्लॉकचेन, ठीक है। सो ये ब्लॉकचेन में देखो, कट आउट मिडलमैन, सिक्योरिटी बढ़ा दी, रिड्यूस करप्शन और स्पीड अप प्रोसेस। और 3 पिलर्स ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सेंट्रलाइजेशन नहीं है, कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं है, कोई एक आदमी नहीं है देखने वाला। जैसे एक हमेशा क्या होता है, एक सेंट्रलाइज बॉडी होती है जो आपके डेटा को कंट्रोल करती है, बट यहाँ कोई सेंट्रलाइज बॉडी नहीं है, सब अपने अपने डेटा पे इंडिपेंडेंट है, कोई कंट्रोल नहीं है ऐसा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी है, इम्यूटेबिलिटी, मतलब इम्यूटेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, कोई अल्टरेशन नहीं हो सकता। अल्टरेशन के लिए एक अप्रूवल प्रोसेस लगती है, और अप्रूवल प्रोसेस में मेजॉरिटी की अगर अप्रूवल आती है तो ही अल्टरेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। अल्टर कर ही नहीं सकते आप, ये समझ लो नामुमकिन है। क्योंकि इन्होंने बोला है कि अगर एक ब्लॉकचेन, आपका जो ब्लॉकचेन बना हुआ है, अगर एक ब्लॉक में अल्टर करने के लिए जाओगे तो 16 मिनट लगेंगे, 10 ब्लॉक में अल्टर करने के लिए जाओगे तो 160 मिनट लगेंगे, करोड़ ब्लॉक में अल्टर करने जाओगे तो 200 साल लग जाएंगे तुम्हें, 200 साल। तो अल्टरेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो दैट इज द ब्लॉकचेन का कंसेप्ट। मैंने बहुत आसान शब्दों में यहाँ लिखा है, अगर मॉड्यूल की लैंग्वेज में जाओगे इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट यहाँ पे मैंने आसान शब्दों में आपको दिया है, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6।
चलो अब इतनी देर से तुम क्या बोल रहे थे वो सुनता हूं मैं तुम्हारी बातें। अंकिता क्या बोल रही है? सिक्योर तो ठीक है, पर डिसेंट्रलाइज मतलब सब अपना अपना करेंगे। मैं समझा नहीं अंकिता आपकी क्वेरी को, समझाता हूँ। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या, देखो समझना, एक मिनट समझना मेरी बात को, कैसे समझाऊं आपको। हाँ समझो, गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव, ठीक है, क्या लगता है आपको, आपके पास एक्सेस है इसका? बस, कोई अल्टरेशन नहीं हो सकता इसमें? गूगल ड्राइव का सेंट्रलाइज एक्सेस कहां पर है, कोई बताएगा मुझे? AWS सेंट्रलाइज एक्सेस कहां पर है, कोई बताएगा? तुम क्या सोचते हो कि मेरा जो गूगल ड्राइव है वो सिर्फ मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है, ठीक है, आप ये सोच रहे हो। बट क्या कोई मुझे ये बताएगा कि इनका सेंट्रलाइज एक्सेस तो गूगल वाले के पास है, AWS का Amazon वाले के पास है, दैट आर द सेंट्रलाइज एक्सेस। यस, वहां पर है उनका, उनके पास एक्सेस। इफ दे वांट दे हैव कंट्रोल, दे हैव कंट्रोल ना, दे कैन गेट डेटा। बता रहा हूं, एक वो नहीं लेते हैं, 100% एथिकल, बट फिर भी दीज आर द सेंट्रलाइज्ड। तुम्हारी स्कूल में तुम्हारी मार्कशीट्स का सेंट्रलाइज कंट्रोल का है, प्रिंसिपल्स आपके पास है ना, दे कैन अल्टर योर मार्क्स इफ दे वांट, करेक्ट। तुम्हारा डेटा, एयरटेल के पास तुम डेटा देते हो, एयरटेल हैज सम हेल्थ डेटा, दे कैन अल्टर एनीथिंग इफ दे वांट। एयरटेल हो गया, जियो हो गया। बैंकिंग, तुम्हारा बैंकिंग ट्रांजेक्शन तुम कर रहे हो, एक जगह सेंट्रलाइज कंट्रोल है, SDFC ICICI है तो उनके पास डेटा, इफ दे वांट टू डू एनीथिंग दे कैन डू, यस दे कैन डू। बट इफ दिस इज द सेंट्रलाइजेशन, कि एक जगह उसका सेंट्रलाइज कंट्रोल है। डिसेंट्रलाइज मतलब कहीं उसका कोई कंट्रोल नहीं है, कहीं उसका कोई कंट्रोल नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई होप अंकिता दिस explanation solve your problem. चलो जी, come on the next chapter 6th. Now we are done with the chapter number 5th and come on chapter 6th. chapter 6 में हमने क्या पढ़ा था, याद है आपको? chapter 6th में हमने पढ़ा था there are 4 which we can say once the implementation is done. अब now it's also connected, or all 6 chapters are interconnected. अभी आपने देखा होगा, पहले से कनेक्टेड दूसरा, दूसरे से कनेक्टेड चौथा, चौथे से कनेक्टेड तीसरा, तीसरे से कनेक्टेड पांचवा, और पांचवे के बाद आपने यहाँ पे स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर दी। तो अब क्या यही स्ट्रेटेजी पे चलते रहो या रेगुलर चेंज करते रहो? सर नई नई स्ट्रेटेजी चेंज करते रहने पड़ेगी ना समय के अकॉर्डिंग, तो आपको अपने एनालिसिस करने पड़ेंगे, राइट। वो एनालिसिस आप कहाँ से करोगे? विद दी हेल्प ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, बेंच मार्किंग, 6 सिग्मा, जो आपको और एफिशिएंट बनाने में हेल्प करेगा। देखो इसका एक मेजर पर्पस हर जगह, इन चारों जो मैं आपको बताने वाला हूं, चारों एनालिसिस का मेजर जो पर्पस है वो क्या है? कॉस्ट को कम करना, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी करना, प्रोसेस स्पीड अप करना। तो ये 3-4 चीजें तो आपको ऐसी लगेगी जो सब जगह कॉमन है, जो सब जगह कॉमन है, ठीक है। चलो जी, अब यहां पर आपसे आप सभी के साथ स्टार्ट करते हैं। चलो 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 आ जाओ, 5 मिनट का ब्रेक देता हूं चलो आप सभी को, देन वी विल स्टार्ट। हाँ 5 मिनट का ब्रेक मेरे को भी चाहिए ना, बोलते बोलते। फाइव मिनट्स बस।
5 मिनट बस है ना, कितना है, 10:42 पे शुरू करते हैं यार। 10:42 विल स्टार्ट। हाँ हाँ हाँ।
यस, हाँ जी, क्या हाल है, क्या हाल है। गर्म पानी पीना पड़ता है यार, जब गला जाम हो जाता है ना, बड़ा भारी हो जाता है। तो मैं क्या कंटिन्यू बोल रहा था, तो थोड़ा सा गर्म पानी जरूरी हो जाता है फिर। चलो जी शुरू करें। आर यू सेट? यस, कमिंग बैक ऑन दिस चैप्टर नंबर 6। बताओ भाई, चार चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी, है ना। सो वी हैव डिस्कस्ड, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, दूसरा हमने डिस्कस किया था बेंचमार्किंग, तीसरा हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो चारों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कोई लोड वाला मामला नहीं है। और पांचवा, सॉरी चौथा, 6 सिग्मा। सो चलो बताओ मेरे को बेंचमार्किंग, सॉरी बेंचमार्किंग कह रहे, बीपीआर के बारे में, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बताओ बोलो। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बोलो 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 बोलो, कोशिश करो कोशिश करो। कोशिश करो भाइयों। कार्तिक, आर्यन, क्या हाल है? वेरी गुड। न्यू मेथड प्रोसेस रिप्लेस एग्जिस्टिंग, वेरी 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 गुड। चलो, नहीं, सबसे पहले इसको डेफिनेशन याद करो। मैंने क्या बताया था? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, सबसे पहले मैंने बोला था डेफिनेशन, फिर इसके ऑब्जेक्ट क्या है, भूल गए? मैंने क्या सबसे पहले, अरे ऐसे मत करा करो, सबसे पहले बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कितने पार्ट में सेग्रीगेट किया सर? डेफिनेशंस, ऑब्जेक्ट, फिर कहाँ कहाँ पर आप बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कर सकते हो, टाइप्स, ठीक है। फिर मैंने बताया था इम्प्लीमेंटेशन, कि किस, जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो क्या क्या आपको सपोर्टिंग फैक्टर्स होते हैं और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। और फिर हमने उसकी लाइफ साइकिल देखी थी, राइट। सो दीज आर द फैक्टर्स विच वी हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग बीपीआर, ठीक है ना। सो पहला, सबसे पहला, अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की, तो क्या बोलोगे? हाँ, फिर स्टेप्स, वेरी गुड, मैंने इंक्लूड करवा दिए हैं, हमारे अभिषेक ने वो पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं चार्ट के अंदर। सो सबसे पहले अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में पूछूं तो बताओ क्या बोलोगे डेफिनेशन? सो डेफिनेशन आप बोलोगे री बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, मतलब रीडिजाइन करना, ठीक है ना, रिवाइव करना। एग्जिस्टिंग प्रोसेस में अगर कोई चेंजेस हैं तो हमें क्या करना है? उसका रीस्ट्रक्चरिंग करना, उसको रीडिजाइन करना, ताकि ताकि बेस्ट आउटपुट आ सके, कॉस्ट इफेक्टिव हो, प्रोडक्ट क्वालिटी इंक्रीज हो, स्पीड अप प्रोसेस हो। दैट्स इट। दूसरा हमने देखा था व्हाट आर दी ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर दी ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स क्या है? तो इसके मैंने आपको बताया थे, देयर आर टू, प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स और अदर। प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स क्या थे? अननेसेसरी स्टेप्स जो आ रही है उनको हटाओ, अननेसेसरी जो स्टेप्स है उनको एलिमिनेट करो, और एफिशिएंसी, बिजनेस की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। दीज आर द प्राइमरी, ठीक है ना, दीज आर द प्राइमरी। और कुछ और जो सेकेंडरी, या हम बोल सकते हैं अदर्स, कॉस्ट कम करना, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी करना, स्पीड अप प्रोसेस करना, और क्या क्या था, और क्या क्या था, टीम को अच्छे से साथ लेके चलना, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, वो था। चलो देखते हैं, अभी जितना दिमाग में आ रहा है उतना रिकॉल करने की कोशिश करो, डोंट वरी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा बिजनेस प्रोसेस, ऑलमोस्ट यही था, कुछ और कुछ भी नहीं उसमें। तो पहला हमने देखा डेफिनेशन, दूसरा हमने देखा ऑब्जेक्टिव, फिर हमने देखा टाइप, कहाँ कहाँ पर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो इसके हमने टाइप्स देखे, तो एक तो प्राइमरी एक्टिविटीज में कर सकते हैं, एक सपोर्टिंग एक्टिविटीज में कर सकते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी इनपुट से लेके मतलब कस्टमर माल खरीदने से लेके कस्टमर को डिलीवर करने तक की जो एक्टिविटी है, इवन आफ्टर सेल सर्विसेज, ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज में आती है। और इसकी सपोर्टिंग एक्टिविटीज आती है HR, R&D, इंफ्रा। याद करो ये सारी चीजें, याद आ रही है नहीं आ रही है ना। हाँ, प्राइमरी कोर भी बोल सकते हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है ना। हाँ, तो वो एक्टिविटीज आ गई। मैनेजमेंट की प्रोसेस है उसमें भी आप कर सकते हो, स्ट्रेटेजिकल जो डिसीजन लेने पड़ते हैं उसमें भी आप कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। फिर हमने देखा था इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन में व्हाट आर द सपोर्टिंग फैक्टर्स एंड व्हाट आर द चैलेंजेस, ऑलमोस्ट सेम है जो भी हमने देखे थे, ठीक है। सो दीज आर द मेजर पॉइंट व्हिच वी हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग द बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। आ जाओ जी देखते हैं। देखो, डेफिनेशन, रीस्ट्रक्चरिंग और रीडिजाइनिंग द बिजनेस ऑपरेशंस, रीस्ट्रक्चरिंग, रीडिजाइनिंग इन द बिजनेस ऑपरेशन। दिख रहा है ना सभी को? या मैं इधर साइड में आता हूँ यार, साइड में आऊंगा तो तुम्हें मैं नहीं दिख पाऊंगा बराबर से। चलेगा ना सभी को, बराबर है ना, कोई इशू तो नहीं आ रहा ना?
तो देखो डेफिनेशन में आ गया, किस लिए, कॉस्ट रिडक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी, स्पीड अप प्रोसेस, उसके लिए, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज, एलिमिनेट अननेसेसरी स्टेप्स, और बिजनेस मैनेजमेंट इफेक्टिव हो, ऑपरेशन अच्छा हो, इंक्रीज प्रोडक्शन क्वालिटी, रिडक्शन कॉस्ट, स्पीड, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, अडेप्टेबिलिटी और ग्रोथ। वेरी गुड। कहाँ कहाँ पर प्राइमरी, जिसे आप कोर भी बोल सकते हो, ठीक है। सपोर्ट, बिजनेस नेटवर्क प्रोसेस, और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट डिसीजन भी तो बताया था मैंने एक, जहां वो स्ट्रेटेजिकल डिसीजन लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, चेंज इन मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एचआर, आईटी और बिजनेस प्रोसेस। मतलब देखो ये वो कि वही ऑलमोस्ट वही पॉइंट है यार जो अपन ने पढ़े हैं ना। चेंज इन मैनेजमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। अभी बोलता है चेंज इन मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय टर्नओवर, दिस कैन बी द चैलेंजेस। सपोर्ट मतलब, अगर सपोर्ट मतलब ये क्या हो गया कि चेंज इन मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट जो जो चेंज हो रहा है उसमें सपोर्ट करता है, सो दिस इज दी रियली हेल्पफुल, ठीक है ना। और समय समय पे आपको चेंजेस करने पड़ भी सकते हैं मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज, आईटी कैसा है, दीज ऑल थिंग्स विल हेल्प इन द स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बीपीआर। चैलेंजेस क्या है, भैया मैं तो नई पॉलिसी में नहीं जाऊंगा, मैं तो पुरानी में ही रहूंगा, मेरे को तो उसी में आता है काम करना, है ना। यस, ठीक है ना। और लिविंग रेशियो, ठीक है। फिर अच्छा अच्छा इसकी लाइफ साइकिल ये रही। अब लाइफ साइकिल मतलब क्या होता है, देखो कैसे शुरू कैसे होता है। सबसे पहले विजन, डिफाइन कॉर्पोरेट विजन एंड बिजनेस गोल्स। अब तुम क्या कर रहे हो, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले अपनी विजन चेक तो करो अपना क्या है, आइडेंटिफाई करो ना कौन सी प्रोसेस में तुम्हें चेंज करना है, आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो, फिर रीडिजाइन करो। आपको याद है 6 सिग्मा में भी ऑलमोस्ट यही पढ़ा था अपन ने, आपको याद है 6 सिग्मा में भी अपन ने ऑलमोस्ट यही पढ़ा था। याद करो, दो थी, एक तो एग्जिस्टिंग में चेंज करना, एक न्यू के अंदर चेंज करना, ऑलमोस्ट सेम है। मैं जब 6 सिग्मा लेके जाऊंगा तो बोलूंगा देखो वो का वही है, वहां पे भी वो कितना कनेक्ट करके चलो। रट के चलोगे ना तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, कनेक्ट करके चलोगे तो पता पड़ेगा हाँ यार ये वाली बात हमने वहां पे भी करी, ठीक है। तो सबसे पहले वहां क्या था, वहां कुछ और था, डिफाइन है ना, फाइंड, मेजर, एनालाइज, इंप्लीमेंट, वहां और कुछ था, बट वहां उनका फीलिंग्स जो थी ना वो यही थी। तो यहां पे बोलता है सबसे पहले आपका विजन क्या है, ठीक है। फिर आप देखो आइडेंटिफाई द बिजनेस प्रोसेस जिसको आप चेंज करना चाहते हो, एनालाइज करो, ठीक है ना, एनालाइज एंड मेजर द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, रीडिजाइन करो जो तुम चेंज करना चाहते हो ना बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग के थ्रू, रीडिजाइन करो, इवैल्यूएट करो, इंप्लीमेंट करो और इंप्रूवमेंट देखो उसके अंदर, दैट्स इट। स्टेप्स, डिफाइन, आइडेंटिफाई, स्टडी, फॉर्मुलेट और इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं अपन बेंचमार्किंग। चलो बेंचमार्किंग पे एक बार बताओ, व्हाट आर द पॉइंट्स इन द बेंचमार्किंग, बताओ मुझे। हाँ एग्जैक्टली मोनिका, DMAIC एग्जैक्टली, अगर आप उसे देखोगे ना वो यही पॉइंट्स हैं। हाँ अब मुझे बताओ बेंचमार्किंग को पूरा मुझे बताओ क्या है बेंचमार्किंग। बताओ जी, व्हाट इज द बेंचमार्किंग, कोशिश करो। डेफिनेशन, वेरी गुड। दूसरा बेंचमार्किंग सबसे पहले है क्या, सर कहां कहां पर बेंचमार्किंग कर सकते हो, टाइप, उस वहां पर आप जब बेंचमार्किंग करते हो तो आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, बेंचमार्किंग करें कैसे, अप्रोचेस, राइट। तीसरा, सर व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच वी हैव टू बी टेकन केयर ड्यूरिंग द बेंचमार्किंग एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द बेंचमार्किंग। एब्सोल्युटली परफेक्ट। डेफिनेशन, ये क्या बोलता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार से एक टूल है जिससे आप उसकी कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो विथ लीडिंग कंपनी। मतलब आप किससे कंपेयर कर रहे हो, लीडिंग कंपनी से, जो टॉप लीड कर रहा है, ठीक है ना, टू आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड अप्लाई देम। सॉरी, ताकि आप आइडेंटिफाइड कर सको कि उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है और हम उसे कैसे इंप्लीमेंट करें अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया, सॉरी। चलो जी, व्हाट आर द टाइप्स, इसकी क्या टाइप्स है, स्ट्रेटेजिक, परफॉर्मेंस एंड प्रोसेस। एक तो स्ट्रेटेजी लेवल पे भी आप क्या कर सकते हो,
बेंचमार्किंग कर सकते हो, किसकी स्ट्रेटजी ऐसी, मेरी स्ट्रेटजी ऐसी। तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे हो सकता है, प्रोसेस लेवल पे बेंचमार्किंग हो सकती है। जैसे आपको याद है मैंने एक एग्जांपल लिया था हॉस्पिटल का, जो चेक इन प्रोसेस है, होटल मैनेजमेंट, होटल वालों का जो चेक इन प्रोसेस है हॉस्पिटल कहता है हम वैसा फॉलो करेंगे। सो दैट इज द प्रोसेस बेसिस पे भी हो सकता है और परफॉर्मेंस बेसिस पे भी हो सकता है। सो दीज आर द टाइप्स, यहाँ पर आप बेंचमार्किंग कर सकते हो। बट आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए जब आप बेंचमार्किंग करते हो, कैसे आपका अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो अगर मेरा एक डिपार्टमेंट है और एक डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट उस अच्छे डिपार्टमेंट को भी अपना बेंचमार्क बना सकता है। देख, अपने परिवार के अंदर बोलते हैं ना, देख तेरे बड़े भाई को देख कितना अच्छा पढ़ रहा है और तू पढ़ता ही नहीं है। तो एक बेंचमार्क सेट कर रखा है, बेंचमार्क कि तेरे बड़े भाई से कंपेयर करके सीख। तो इंटरनली आप सीख सकते हो। एक होता है कॉम्पिटिटिव, पड़ोसी के बच्चे से देख इसका बेटा तो 10th में इतने मार्क्स लाया, 12th में इतने मार्क्स लाया और तू इतना ही लाया, है ना। दैट इज द पड़ोसी से कम्पिटिटिव, मतलब अपने कम्पिटिटिव जो अपना कंपिटिटर है उससे कम्पीट करके उससे उसको बेंचमार्क बना के सीखो, ठीक है ना। फंक्शनल मतलब जो अभी मैंने बताया था, प्रोसेस, काम। हॉस्पिटल इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री बोथ आर द डिफरेंट, बट फिर भी एक कुछ प्रोसेस होती है उनकी सेम है। जैसे चेक इन प्रोसेस है तो उन्होंने उस चेक इन प्रोसेस पे काम किया। इवन दो इंडस्ट्री इज डिफरेंट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने उसको काम लिया। जनरिक में आप जनरल किसी से भी कंपेयर कर सकते हो, इवन दो आपकी इंडस्ट्री सेम हो या ना हो, इररिलेवेंट। सो दीज आर दी अप्रोचेज आपकी होनी चाहिए। कैसे होगा, सबसे पहले प्लान करो, है ना, कि आपको चेंज क्या करना है, फिर फाइंड आउट करो किससे चेंज करवाना चाहते हो। इसमें ना थोड़ा बहुत अभिषेक मैं आपको और लिखवा दूंगा पॉइंट्स बाद में, रिफॉर्म करते रहेंगे अपन, ठीक है। शर्मा जी का बेटा अभिषेक बोलेगा देखो 10th में 90% लाया था, 12th में 25%, 12th में 98% लाया, बीकॉम में भाग गया। बताओ पापा जी मैं भी यही कर लूं, है? अभिषेक ऐसा ही बोलेगा, देखो पास वाली बाजू वाली आंटी की लड़की के साथ भाग गया, बताओ पापा जी मैं भी ऐसा ही कर लूं, है? आप पहले तो उसकी तौहीन दिया करते थे, देख उसके जैसा बन तो बन जाऊं, है? ऐसे कभी कभी अगर मौके मिले ना तो बता दिया करो, हाँ बन जाऊं क्या ऐसा। तो अपने घर वाले बोले नहीं नहीं बेटा तू जैसा है वैसा हमारे लिए बहुत अच्छा है, नहीं कहीं कंपेयर नहीं करना रे तेरे को किसी से, है ना। चलो जी आ जाओ आगे चलते हैं। तो अपन कहां थे, प्लान करो, फाइंड आउट करो कि किससे आपको कंपेयर करवाना है, कलेक्ट करो रिलेवेंट डेटा, क्योंकि अब आप कंपेयर कर रहे हो उसकी पर्टिकुलर किसी चीज से, अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो उससे रिलेवेंट डेटा कलेक्ट करो, एनालाइज करो और इंप्रूवमेंट करो, दैट्स इट। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये रहे, इजी टू अंडरस्टैंड। देखो अगर आप बेंचमार्किंग करोगे तो बहुत अच्छा है, देखो अंडरस्टैंड करना आसान है। फ्लाइंग चप्पल आ जाएगी, सही बात है। नहीं बट ऐसे ऐसे किस्से होते तो होंगे, होते हैं, बहुत होते हैं। चलो आ जाओ, इजी टू अंडरस्टैंड यूज, लो कॉस्ट होती है, ये आपके लिए इनोवेशन लेके आता है। क्योंकि देखो आप देखो इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब आप आराम से अपने कंपेयर कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपने उस चीज को पूरा समझ लिया है। लो कॉस्ट एक्टिविटी ऑफर ह्यूज गेन, ब्रिंग इनोवेशंस, क्योंकि देखो आप उससे कुछ लेके अपने आप यहाँ में इंप्लीमेंट करो तो नया इनोवेशन हो रहा है कुछ, ठीक है ना, क्योंकि वो आप नहीं कर रहे थे और वो आपका टॉप लीड कर रहा है, तो अच्छा है हम कुछ नया कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एज मिलता है इससे आपको, ठीक है ना। हाउ द कंपनी ऑर्गेनाइज, इंक्रीज द अवेयरनेस और फैसिलिटेट कॉपरेशन बिटवीन द टीम एंड यूनिट्स। अब ये बोलता है कि आपको कोई चाहिए तो सही ना बेंचमार्किंग के लिए, इसका ड्रॉबैक मतलब डिसएडवांटेज है कि भाई किससे बेंचमार्क करोगे, कोई होना तो चाहिए, तो उसको ढूंढना पड़ेगा आपको। इम्पॉसिबल टू असाइन अ मैट्रिक्स, माइट नीड टू हायर ए कंसल्टेंट, इंक्लूडिंग कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, और मैनेजर क्या होते हैं चेंज ऑप्ट नहीं करते हैं। दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। नाउ कम ऑन द TQM। चलो जी आ जाओ, TQM तो बड़ा ही आसान टॉपिक है, इसमें आधे टॉपिक तो मैंने आपको बताया था कनेक्टेड है, आपको याद है कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल, हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको एक ही कंटेंट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपकी फुलफिलमेंट हो जाएगी। यस बताओ।
तो ये सभी नोट्स आपके पास आ गए हैं। इसमें क्या करना, आप इसके प्रिंट आउट निकालो, ठीक है, क्योंकि इसको फिनिशिंग टच देना है अब अपने को। जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो इसका प्रिंट आउट निकालो, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल के जहां जहां आपको लग रहा है कि कोई चीज मिस हो रही है तो उसे हाईलाइट करके मुझे बताओ, और ये भी उस फोल्डर में एक अपन एक्सेल शीट बनाओ और एक्सेल शीट में लिखो। तो मैं इस फाइनल आउटपुट को क्या करूंगा, रिवाइज करते हुए आपका एक फाइनल आउटपुट तैयार कर दूंगा। एक मिनट रुकना। माधव, हाँ मैं कह रहा हूँ माधव, क्लास के बाद कॉल करो मेरे को, 11:15 तक कॉल करना आप मुझे, मेरी क्लास चल रही है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि कर रजिस्ट्रेशन का, बाकी आपको 50% डिस्काउंट मिलना चाहिए था। अच्छा, प्रिंट निकाल भी दिया, वाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी। तो अब अपने को जो नेक्स्ट फेज है ना, वो क्या करना, ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा रिवीजन भी। तो अभी सोमिल सर आए तो नहीं ना, आ भी जाए तो 5-10 मिनट रुक जाओ तुम यार, खत्म करते हैं चैप्टर। बट इस इन बिटवीन में आपको बता देता हूँ क्या करो। अगर आपको लगता है कि कोई माइनर चेंजेस है, एक एक्सेल शीट बनाओ, ठीक है, एक एक्सेल शीट बनाओ। अभिषेक, आपको मेरे साथ ना अभी सारी क्लासेस आपकी जब खत्म हो जाए कॉल करो यार, एक अपन एक गूगल ड्राइव सेटअप करके सारी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस सेट कर देते हैं, और फिर कल का सेशन या मैं ऑडियो के रूट आउट सभी को बता दूंगा व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि अभी बताऊंगा ना कुछ हो जाएगा मामला। इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। सो मैं एक साथ आपको एक बता दूंगा व्हाट विल बी द प्रोसेस जो आपको फॉलो करनी है, ताकि जब मैं फाइनल आउटपुट निकालूं तो एकदम एक्यूरेट और परफेक्शन के साथ आपके हाथ में फाइनल आउटपुट हो, ठीक है। हाँ तो ठीक है, आ भी जाए तो 10-15 मिनट रुक जाना, खत्म करते हैं बस। हाँ नहीं, अच्छा है अभिषेक, वेरी गुड, आपने बहुत ही अच्छी एफर्ट्स की है यार। तो इस इंडिपेंडेंस डे पे सैल्यूट टू अभिषेक, है ना। हाँ आप मुझे कॉल करना, ठीक है अभिषेक। चलो जी, आ जाओ। अब मैं टीक्यूएम पे आपको लेके चलता हूँ, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। बताओ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब क्या, बताओ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब क्या। यस टीक्यूएम भाई, कहाँ हो तुम, इतनी देर से पूछ रहा हूँ टीक्यूएम टीक्यूएम टीक्यूएम, ना पॉइंटर्स क्या करते हो, कोशिश करो। डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल, और एक था इसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, बस दीज आर द मेजर पॉइंट्स, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या हो गया, हर एरिया में इंप्रूवमेंट करना, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई प्रोसेस हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई टाइम हो, चाहे वो कोई डेट हो, चाहे कोई वो लोकेशन हो, हर एरिया में इंप्रूवमेंट करना, किसी भी लोकेशन, किसी भी डेट, किसी भी टाइम, सब चीज में इंप्रूवमेंट करना, ओवरऑल प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड हो, दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है ना। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, अगर मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल्स, अगर आपको याद है तो वो के वही प्रिंसिपल्स आपके यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगी। इट शुड बी कस्टमर फोकस्ड होनी चाहिए, टोटल एम्प्लॉयमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कस्टमर को ध्यान में रखे करो, लोगों को इन्वॉल्व करो तो अच्छी क्वालिटी बन पाएगी, ठीक है। प्रोसेस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। प्रोसेस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए, है ना, और सिस्टमैटिक प्रोसेस हो। चलो ये था, इसके बेसिस पे आपका क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पे बन जाएगा। और फिर आता है आपका कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में डिमांड सप्लाई, ये वाली चीज हमने देखी थी कि आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करना, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज हो, वो हमारा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो इसमें उन्होंने क्या बताया था, डिमांड सप्लाई हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, ऑपरेशंस हो गया, दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव टू बी टेकन केयर, राइट। चलो जी आ जाओ, देखो जी डेफिनेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट इन ईच एरिया
improvement in every process, job, resources, output, person, time. It describe company's culture or attitudes. ये आई पेंसिल रही दिखती है। उनको 2 मिनट चार्ज कर लूँ क्या? नहीं यार, चार्ज नहीं करता, चार्ज करूंगा बिगड़ जाएगा मामला। 2 मिनट में तो सेशन खत्म करते हैं अपन। It describe company's cultures, attitudes, aims to provide satisfactory services or product to customer, ensuring quality in all aspect of the operations. मतलब एक अच्छी क्वालिटी हम डिलीवर कर पाए। प्लस TQM is a foundation of activities which include, हाँ मतलब TQM में एक फाउंडेशन है जो इंक्लूड करता है कि कमिटमेंट हो मैनेजमेंट का, एम्प्लॉयज का, कस्टमर रिक्वायरमेंट, रिडक्शन इन दी डेवलपमेंट साइकिल, जस्ट इन टाइम अप्रोच, ठीक है ना, रिडक्शन इन कॉस्ट, इंप्रूवमेंट, मतलब ऑलमोस्ट आप देखोगे ना तो ये सारी चीजें हर प्रोसेस में देख रहे हैं। रिडक्शन इन कॉस्ट, प्रोडक्ट क्वालिटी इंक्रीज, सर्विस मतलब स्पीड अप प्रोसेस, ठीक है ना, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, दीज आर हम सब जगह देख रहे हैं ऑलमोस्ट। फिर मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल्स देख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कस्टमर फोकस, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, प्रोसेस सेंटर्ड, इंटीग्रेटेड कनेक्टेड सिस्टम होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन। सो ऑलमोस्ट ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपकी आ जाती है। फिर आता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कैपेबिलिटी इंप्रूवमेंट। यस, अभी बोलता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मतलब ये नहीं है कि आप बस प्रोसेस में इंप्रूवमेंट कर लो, ना ना ना, कंटिन्यूसली फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कंपनी की ग्रोथ भी हो, दैट इज ऑल्सो एस्पेक्ट यहाँ पर। इसमें क्या है, डिमांड जनरेशन करना, सप्लाई होनी चाहिए आपकी अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी आपकी अपग्रेडेड होनी चाहिए, ऑपरेशंस मजबूत होने चाहिए, रिसोर्सेज आपके अच्छे होने चाहिए, दैट्स इट। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन प्रिंसिपल, यार कोई खास बात नहीं है, सेम एज इट इज। 6 सिग्मा आ जाए, यहां तक कोई डाउट? अब आ जाओ 6 सिग्मा। अगर 6 सिग्मा में देखोगे डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कैसे काम करता है, ये देखो, ये वो का वो है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूवमेंट, वो कंट्रोल, ऊपर जो देखा था ना बीपीआर के अंदर, और न्यू प्रोसेस, चलो, और सर्टिफिकेशन, बहुत छोटा सा है ये तो। ये बोलता है इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये बोलता है कि क्या करो, आप 0% डिफेक्ट पे काम करो, डिफेक्ट होना ही नहीं चाहिए, डिफेक्ट होना ही नहीं चाहिए, दैट इज द 6 सिग्मा का कंसेप्ट। वेरिएशन होना ही नहीं चाहिए भैया। आप जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हो, आप देखोगे ना प्रोसेस, इसको कैसे एग्जांपल दूं, आप जैसे नेचुरल्स की आइसक्रीम खाते हो, तो नेचुरल की आइसक्रीम अगर आप यहां पे खाओगे या आपकी सिटी में खाओगे, जैसे दिल्ली में खाओगे तो भी वही टेस्ट आएगा, पूना में खाओगे तो भी वही टेस्ट आएगा, बॉम्बे में खाओगे तो भी वही टेस्ट आएगा। व्हाट इज दैट? 6 सिग्मा अप्रोच, 0% वेरिएशन, 0% डिफेक्ट, सिमिलर टेस्ट। एमबीए चाय वाला में क्या था, सिमिलर टेस्ट था ही नहीं। क्यों नहीं था? प्रोसेस नहीं थी। वो क्या खरीदता था, हम तो लोकल चाय खरीदते हैं, असम में बेच रहे हैं असम की चाय खरीदेंगे, राजस्थान में बेच रहे हैं राजस्थान की चाय खरीदेंगे, मुंबई में बेच रहे हैं मुंबई की चाय खरीदेंगे। देयर इज नो स्टैंडर्ड, देयर इज नो प्रोसेस, देयर इज नो स्टैंडर्ड फैक्टर्स, राइट। सो बस यही फर्क होता है एक अच्छी कंपनी वर्सेस नॉर्मल कंपनी में। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्यों? इससे आपकी प्रोसेस फास्टर होती है, वेस्टेज कम होता है, कॉस्ट कम होती है, प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है और क्वालिटी मेंटेन रहती है। अच्छी बात तो यही है। अब ये बोलता है कैसे करा जाए, सर डिफाइन करो किस प्रोसेस में आप 6 सिग्मा लगाना चाह रहे हो, इंप्लीमेंट चेंजेस लाना चाह रहे हो, मेजर करो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वहां पर, एनालाइज करो मेजर करो, एनालाइज करो कि कैसे हमें करना चाहिए, फिर उसे इंप्रूवमेंट करो, इंप्लीमेंट करना, और फिर कंट्रोल करो, मॉनिटर करना, दैट्स इट। और अगर कोई न्यू प्रोसेस है तो आइडेंटिफाई करो कि कौन सी नई प्रोसेस हमें लगानी है, डिजाइन करो, फिर ऑप्टिमाइज मतलब इंप्लीमेंट करो ऑप्टिमाइज पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैलिडेट करो, चेक करो। एंड फिर जब आप 6 सिग्मा का सर्टिफिकेशन ले लेते हो, देन देयर आर 5 टाइप ऑफ सर्टिफिकेशंस। पहला बेसिक होता है, दूसरा येलो बेल्ट होता है, तीसरा ग्रीन बेल्ट होता है, चौथा ब्लैक बेल्ट होता है, पांचवा मास्टर बेल्ट होता है। ठीक है, मास्टर बेल्ट वाला मतलब ट्रेनर होता है एक प्रकार से, ट्रेनर फॉर दी ब्लैक बेल्ट होल्डर्स, है ना, ट्रेनर्स फॉर दी ब्लैक बेल्ट होल्डर्स। यस, चैंपियन मतलब बेसिक नॉलेज अबाउट दी 6 सिग्मा, बस पढ़ाई थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज। तो अभी आप समझ रहे हो, अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो वी आर द बेसिक, ठीक है। येलो बेल्ट हम बेसिक, एंड वी हैव आइडिया अबाउट द टूल्स, वी हैव आइडिया अबाउट द टूल्स। जैसे मैंने आपको बताया था शशांक का जो कंसेप्ट है, शशांक का जो कंसेप्ट है वो बोलता है दुनिया अभी क्या कर रही है, सिर्फ बेसिक करा रही है, सिर्फ बेसिक करा रही है, सिर्फ किताबें किताबें किताबें। मान लो कोई प्लेयर है जो किताबें प्लस आपको थोड़ा सा एक्सेल, थोड़ा सा कोई और चीज भी कराता है, व्हाट इज दैट? येलो बेल्ट। जब आपको किसी प्रोजेक्ट में लेके चले जाए तो वो क्या है? ग्रीन बेल्ट। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपने जो सीखा है उसे प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर रहे हो, बट नॉट ऑन द ब्रॉडर लेवल, ऑन द स्मॉलर लेवल, और आप उसे बड़े लेवल पे करते हो, लीड करते हो प्रोजेक्ट को, दैट इज ब्लैक बेल्ट। और जब आप बहुत बड़े ट्रेनर बन जाओ,
then you will be the master black belt holder. So these are the certifications. चलो जी, तो ये तुम्हारा हाँ यहाँ पर कंप्लीट होता है। ऊपर वाले की दुआओं के साथ में हमने एसएम को कंप्लीट कर दिया, तो एक थैंक्स तो ऊपर वाले को बनता है ना। अब हमारी नई शुरुआत होगी कॉर्पोरेट फाइनेंस की। थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, और स्पेशल थैंक्स टू हमारे अभिषेक जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया कि दिस विल बी द बेस फॉर अस एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल। आप खुद जब इसको पढ़ रहे होंगे ना तो यू विल मेमोराइज, दिमाग में आएगा कि यार अभिषेक ने बहुत अच्छा काम किया, सीरियसली। 1 hour 22 minutes, yes. So we have done, और आप सभी का सहयोग, आप सभी का कहते हैं ना प्यार, आप सभी के सहयोग के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। सो वी एंजॉयड इवन दो इट्स कंप्लीटली ऑनलाइन, बट फील नहीं हुआ कि इट्स ऑनलाइन। अभिषेक हमारे कभी कभी आनंद की प्यारी प्यारी बातों पर अभिषेक और कार्तिक, कीर्ति, मोनिका, राशि, गुंजन, है ना, दिया, सभी का जो सबका, अंकिता, इन सबका आप सबका जो भरपूर इन्वॉल्वमेंट था, दैट वाज द बियॉन्ड द लेवल। यार मजा आ गया। सो हाँ, ट्रेनर, अच्छा इसने क्या लिखा हुआ है, ट्रेनी लिखा हुआ है भाई, ट्रेनर कर देना अभिषेक, ट्रेनर ट्रेनर ट्रेनर, है ना। लीना, यस। तो मजा आया आप सभी के साथ में। अरे एसएम का फेयरवेल है ये तो यार। अब नाउ विल स्टार्ट द नया टॉपिक, वो टॉपिक ही अलग है, इसका कोई लेना देना नहीं है, बट यस इट्स कनेक्टेड। चलो मैं आपसे शुरुआत के, अभी नहीं, अब उस दिन ही करेंगे बात। कर लेना, कोई बात नहीं। मंडे से नया दिन, नई शुरुआत, नया चैप्टर, नया आगाज, ठीक है। चलो बाय बाय।